नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों का करंट अफेयर्स के मुद्दों का रिवीजन करते आ रहे हैं। आयर का आज पहला लेक्चर होने वाला है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इससे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विषय के महत्व को समझना है। मजे की बात है कि इस विषय से जो प्रश्न करंट अफेयर्स के आएंगे वो पूरी तरह से आप देखेंगे अपने प्रकृति में, अपने नेचर में बहुत ही आपको देखने को मिलेगा कि इजी टू मॉडरेट, यानी कि अपने प्रवृत्ति में ये हल्का मिलेगा, है ना। जो अखबारों में चर्चा रहा है वही मिलेगा। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसके प्रश्न को निकाल दिया जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। आज ये पहला लेक्चर आयर का शुरू करते हैं और पहला टॉपिक क्या है? चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो है फिर से चर्चा में आया है, चूंकि हम भारत जो है मिलकर के ईरान के साथ इस चाबहार पोर्ट को तैयार कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके जवाब में यह काम किया जा रहा है। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए ईरान के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अभी आप जान रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगाया गया है ईरान में, उसमें चाबहार पोर्ट को भी शामिल कर लिया है ट्रंप ने, है ना, अमेरिका के द्वारा। तो अभी चाबहार पोर्ट जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखेगा, इसीलिए ये चर्चा में आ जाएगा। एक मुद्दा तो ये है ही, लेकिन अभी ट्रंप वाला मुद्दा भी आ जाएगा। 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। दरअसल हमें अफगानिस्तान तक पहुंचना था और पाकिस्तान जगह दे नहीं रहा था जाने के लिए, तो हमने समझौता किया कि चाबहार में एक पोर्ट तैयार किया जाए जो कि ईरान में पड़ेगा और उसके माध्यम से ईरान होते हुए सड़क माध्यम से हम अफगानिस्तान, काबुल तक पहुंच जाएंगे, जो आगे चल करके सेंट्रल एशिया में भी निश्चित तौर पर होगा। अब एक चीज आपसे पूछा जा सकता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर है, और इसी तरह के प्रश्न आयर में ज्यादा आते हैं कि चाबहार बंदरगाह जो है कहां पर स्थित है? तो ओमान की खाड़ी। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये जो है चाबहार पोर्ट, तो ये ओमान कंट्री है ना, तो ये जो जगह हो जाता है इसी को ओमान की खाड़ी कहते हैं। कंट्री के वजह से इसका नाम जो है वह पड़ा है। यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान के लिए सीधा जो है एक तरह से समुद्री मार्ग प्रदान करेगा और समझौता भारत, ईरान, अफगानिस्तान संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीके के थ्रू देखा जाता है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से, यानी कि पश्चिमी तट कहने का मतलब हो गया कि मुंबई रख लीजिए वो वाला हिस्सा, पश्चिमी तट से अफगानिस्तान, मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया का C5 कंट्री जो है, ये तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो है वहां, और कुछ यूरोपीय देशों की दूरी को भी कम कर देगा, चूंकि C5 से हम आगे भी बढ़ेंगे। चाबहार जो है भारत के लिए मध्य एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है, निश्चित तौर पर ये बातें की जाती है। और यहां से ये सारी जगह जो है, जो मैंने कई बार नाम लिया, जो कि लैंड लॉक कंट्री है, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, है ना, जो C5 है वो सभी लैंड लॉक कंट्री है मध्य एशिया के, तो वहां तक हम यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात जो है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं, ये पहल के अनुरूप है और ये जो है स्वेज नहर का एक विकल्प के रूप में भी इसे देखा जाता है। भारत और ग्लोबल साउथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसको आप जो है 5 स्टार लगाइए। चाबहार भी आप 5 स्टार लगा के चलेंगे। आज के सारे टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्लोबल साउथ को आप तस्वीर के माध्यम से समझिए। चर्चा में क्यों आया? भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वॉक्स की मेजबानी की है। ये जो लकीर आपको दिख रहा है ना, दरअसल यही डिफाइन करता है ग्लोबल साउथ। इसमें ध्यान देना है, एक प्रश्न आ सकता है आपसे कि क्या इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है? नहीं शामिल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऐसे छोड़ दिया गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को, ये वाला हिस्सा है। यानी कि कभी जब नव स्वतंत्र राष्ट्र हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसके बाद भारत और तमाम देश जो आजाद हुए, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो भारत और पंडित नेहरू के द्वारा चलाया गया था, उसमें तमाम जो देश थे लगभग आपको वही देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये सारे देश जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध के देखने को मिलेंगे। एक टर्म समझिए, इकोनॉमी के आधार पर भी आप इसको बांट के देख सकते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, तो ग्लोबल नॉर्थ हो गया, ग्लोबल साउथ हो गया, लेकिन इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रिच नॉर्थ, है ना, और दूसरी तरफ एक शब्द कहा जाता है, वो क्या है? पुअर साउथ। यानी कि ये सारे कंट्री जो हैं विकासशील कंट्री हैं, अभी विकसित नहीं है। ऊपर देखिए, यहाँ पर ये सभी विकसित हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको जो अमेरिका दिखेगा, यहाँ पर आपको कनाडा दिखेगा, यूरोप दिखेगा, और जो एरिया पर जाता है रशिया का ये। लेकिन यहीं से ये मैप चलता है, यानी कि मैक्सिको से कैरेबियन देखेंगे, लैटिन अमेरिका देखने को मिलेगा, पूरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट देखने को मिलेगा, गल्फ देखने को मिलेगा, इंडिया भी देखने को मिलेगा, चाइना सहित ये सब इसमें शामिल कर दिया गया है। आसियान के कंट्री देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इसमें छोड़ दिया गया है। ये सारी बातें देखना है आपको। यानी कि ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको ना, ये वाला ऊपर वाला, यह रिच नॉर्थ है, और ये जो दिख रहा है ये
पुअर साउथ है। तो आप आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी इसको बांटते हुए देख सकते हैं। भारत को कहा जा रहा है कि भाई आप इसका लीडरशिप स्वीकार कीजिए, आप इसको लेकर के आगे बढ़िए। भारत ने 2023 में जनवरी और नवंबर में भी क्रमशः पहले और दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ये दोनों शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में ही आयोजित किए गए थे, मतलब गूगल मीट वगैरह पर जो होता है ना। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत के वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी दुनिया जो है वह हमारे लिए कुटुंब है ना, संबंधी हैं, एक परिवार है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये इसका थीम रखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। इसके दर्शन का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये जो तीसरा सम्मेलन जो हुआ वर्चुअली रूप से, उसमें कुछ बातें हैं। देखिए, इस शिखर सम्मेलन में 123 देश जो है वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे। चीन और पाकिस्तान को आमंत्रित ही नहीं किए ये लोग, समझ में आ रहा है। चीन और पाकिस्तान है ग्लोबल साउथ में, लेकिन ये लोग इनविटेशन भेजे ही नहीं। थीम यहां पर क्या था? सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। सम्मेलन के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए एक व्यापक और मानव केंद्रित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसको ध्यान रखना है, इस वर्ड को पूछा जा सकता है कि क्या ये हुआ था। हाँ, यह विकासशील देशों के बढ़ते कर्ज की समस्या से निपटने पर जो है केंद्रित है। इसके 4 सिद्धांत रखे गए हैं: विकास के लिए व्यापार और संधारणीय विकास के लिए क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण, परियोजना विशिष्ट रियायती वित्त एवं अनुदान। यह सुनिश्चित करना कि विकास और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण से विकासशील देशों पर ऋण की बात जो करेंगे, यानी कि कर्ज की बात जो करेंगे, वह कर्ज का बोझ बढ़े ना। भारत जो है व्यापार संवर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए $2.5 मिलियन के स्पेशल फंड की शुरुआत करेगा। यह पॉइंट जो है वह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ग्लोबल साउथ के विषय में मैंने आपको पहले ही ये सारी चीजें मैप पर बता ही दिया। अब जरा यहां पर चलते हैं। भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता अगेन महत्वपूर्ण है, यानी कि भारत का यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है ना, इसके साथ जो है व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टेपा पर हस्ताक्षर हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या बातें की गई, इसको जरा देखते हैं। प्रमुख बिंदु: यूरोपीय संघ के विपरीत एप्टा एक सीमा शुल्क संघ नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सदस्य देश संघ के बाहर के देशों के लिए अपने स्वयं के बाह्य शुल्क जो है वह आरोपित कर सकते हैं। ये EU के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। यूरोपीय संघ के साथ संबंध जो है 3 इप्टा सदस्य, यानी कि जो आइसलैंड है, लिंकटेनस्टाइन है और नॉर्वे, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEA में भाग लेते हैं, जो उन्हें यूरोपीय संघ के एकल बाजार तक पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसके बजाय अगर आप देखेंगे जैसे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय संघ के साथ कई जो है द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। अब भारत के संदर्भ में इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, व्यापार संबंध क्या रहा है। स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है। इसके बाद नॉर्वे का स्थान इसमें आता है। सोने के आयात के कारण भारत का स्विट्जरलैंड के साथ जो है व्यापार घाटा बना हुआ है। भारत के लोगों को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आभूषण जो बनाते हैं, तो भारत के पास तो है नहीं, लेकिन देश के लोगों को तो चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इस वजह से व्यापार घाटा हमारा बढ़ जाता है ना, फॉरेक्स पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ बिंदु देख लेते हैं। भारत ने पहली बार जो है EFTA के सदस्यों के साथ कोई जो FTA जो अभी संपन्न किया है। उद्देश्य क्या इसका है? अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ध्यान देना है, ये मिलियन नहीं बिलियन की बात की जा रही है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कह रहा है डायरेक्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, यानी कि FDI आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की बात भी की गई है। यानी कि यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है, कहा गया है कि इससे इस पर लगाम लगता हुआ दिखेगा। ये सारी बातें इसमें शामिल करते हुए कुछ और जो है बातें कहा गया है। पारस्परिक मान्यता समझौता, यानी कि टेपा में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसी पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौते के प्रावधान जो है शामिल किए गए हैं। प्रशुल्क में कटौती जो है, इसने अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क को हटाने का प्रस्ताव किया है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे 99.6% निर्यात को यह कवर करेगा। और EFTA के बाजारों में भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा। गैर कृषि उत्पाद, देखिए ये सब कुछ फैक्ट है, इसमें आपके लिए समझने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपके समक्ष एक बार रख दिया हूं ताकि आप इन सब चीजों से दो चार हो जाए। अगेन, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार डालिए। मैंने पहले ही कहा था आज के लेक्चर में सारे टॉपिक जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के विषय में क्या समझते हैं आप? अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान सीमा के अंदर पूर्ण हो चुकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी कि तापी 4 देश हैं और 4 देश के नाम पे है, ये समझिए। तापी यहां पर जो लिखा हुआ है ना,
तो तापी में 4 कंट्री है, यानी कि एक कंट्री यहां पर जो आपको दिखेगा T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। तो नाम से ही ये बनता है ना। तो ये जो है संयुक्त एक तरह से रूप से इसका उद्घाटन किया गया ये परियोजना है। इसके विषय में एक बार यहाँ से मैप से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये जो आपको पूरी तरह से दिख रहा है ना, किस तरह से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए जो है पंजाब प्रांत में यहाँ पर जो है फाजिल्का यहाँ तक ये गैस पाइपलाइन जो है वो वहाँ से पहुँच सकता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से ये जो गैस इस पाइपलाइन जो है इस मैप पर आप ये देख सकते हैं। अब तापी परियोजना क्या है इसके विषय में समझ सकते हैं कि 1990 के दशक के मध्य में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना को दक्षिण पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के गालिकनिश गैस क्षेत्र से निकाली गई प्राकृतिक गैस को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए कहां तक, भारत तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया, जो इस मैप में मैंने आपको यहां पर दिखाया भी। तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान होते हुए मुल्तान होते हुए पंजाब प्रांत यानी कि भारत तक उसको लाना एक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यही बात है यहां पर लिखा हुआ है। और ये दुनिया के 5 सबसे बड़े गैस जो क्षेत्र है, बड़े गैस क्षेत्र, उसमें से एक होता है। ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक प्रस्तावित लगभग 1800 किलोमीटर तक की पाइपलाइन है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, है ना। मुख्य रूप से 4 जो देश हैं ये आपसे पूछा जाएगा, लेकिन कुछ फैक्ट है तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पाथ टू पीस समिट, अब ये मामला जो है, अब यूक्रेन वाला जो जानते हैं, यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस तरह से रूस और यूक्रेन पिछले 4 साल से उलझा हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम किया गया। उद्देश्य क्या है, यूक्रेन में त्वरित एवं अस्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव ने किया था। भारत ने इस सम्मेलन के उपरांत जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ध्यान रखना है ये पॉइंट। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या भारत ने हस्ताक्षर किए हैं? नहीं। इस विज्ञप्ति में संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद के जरिए व्यवहारिक संलग्नता की वकालत की गई थी। हालांकि भारत ने रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की है, ध्यान रखना है इस पॉइंट को भी। रूस का हमने निंदा नहीं किया, लेकिन भारत ने बूचा नरसंहार आपको ध्यान होगा, है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है तथा रूस द्वारा उत्पन्न किए गए परमाणु खतरों पर भी चिंता व्यक्त की है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच चर्चा लगातार चल रहा है, ट्रंप की एंट्री हो रही है, ट्रंप लगातार आप कोशिश कर रहे हैं शांति समझौता का, तो ये सब चर्चा में रहेगा। हो सकता है यूपीएससी प्रश्न पूछ दे। तो अगर आप देखेंगे आईआर का आज जो 5 टॉपिक रहा, 5 के 5 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और यहां से प्रश्न आए तो फिर आपसे छूट ना पाए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, लगातार अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारी और आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।